नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे अवैध अतिक्रमण पर सियासत की। जी हां, उत्तराखंड यानी देवभूमि, जहां आस्था, आध्यात्म और सांस्कृतिक की अपनी अलग पहचान है। लेकिन इस दिनों देवभूमि में दो मुद्दों को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार अवैध मज़ारों, मदरसों और सरकारी जमीन पर हुए कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे विशेष वर्ग को निशाना बनाने का आरोप लगा रही है। वहीं हरिद्वार में वेज बिरयानी के नाम को लेकर संत समाज के विरोध ने नई बहस छेड़ दी है। बता दें कि सवाल यह है कि क्या देवभूमि की अस्मिता बचाने की कोशिश हो रही है या फिर चुनावी राजनीति का नया अध्याय। इसी मुद्दे पर आज होगी चर्चा। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों अवैध निर्माण, अवैध मज़ारों और मदरसों पर कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार लगातार सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है। सरकार का दावा है कि हजारों एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है और नियमों के विरुद्ध बने अवैध ढांचों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। देहरादून के थाना क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा सील किए जाने के बाद विवाद और भी ज्यादा गहरा गया। मुस्लिम सेवा संगठन सहित कई सामाजिक संगठनों ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताते हुए विरोध प्रदर्शन किए और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को कानून के अनुसार काम करना चाहिए। अगर कोई निर्माण अवैध है तो कार्रवाई हो, लेकिन किसी विशेष वर्ग को निशाना बनाने का संदेश नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं पर कोई अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अधिकार सरकार में निहित है। लेकिन अवैध निर्माण की आड़ में अगर सरकार सांप्रदायिकता का खेल खेलने का काम करती है, वातावरण को दूषित करने का काम करती है, तो भाई कौन फिर जो सौहार्द इसको बनाने का काम करेगा। जब हुक्मरानी इस तरीके का कृत्य करेंगे, फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की किसी प्रदेश के अंदर है। वही दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि सरकार किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, कार्रवाई केवल अवैध निर्माणों पर हो रही है। देवभूमि की संस्कृति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण हो और सरकारी भूमि पर जो भी जिस पर अवैध निर्माण है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पिछले 5 वर्षों में हमने देखा भी है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए और राजधर्म का निर्वहन करते हुए उन सभी कार्यों को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा है। उनमें से एक विषय जो अतिक्रमण का है, उन्होंने उस पर कड़ा प्रहार किया है और उत्तराखंड को सुरक्षित बनाने के लिए और उत्तराखंड के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए उन्होंने हमेशा ये कदम उठाए हैं। और आगे भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें और भी कदम उठाने पड़ेंगे, उसमें कदम उठाएंगे। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो या फिर हरिद्वार में वेज बिरयानी विवाद, दोनों मुद्दों ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या देवभूमि की अस्मिता बचाने की कवायद है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का नया मैदान। तो देखिए, प्रदेश में अवैध अतिक्रमण हटाने का मुद्दा हो या वेज बिरयानी का मुद्दा 2 हो या 3, लेकिन उद्देश्य एक ही है, उत्तराखंड की अस्मिता को बचाना। लेकिन किस प्रकार से अस्मिता को बचाया जाएगा? क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर, जहां प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई को अवैध अतिक्रमण हटाने का नाम दिया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि जो अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, इसमें सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, विशेष समुदाय को टारगेट कर ये कार्रवाई की जा रही है, जहां सिर्फ अवैध मज़ारों, मदरसों और विशेष समुदाय के घरों पर ये कार्रवाई की जा रही है। जबकि सत्ता पक्ष की ओर से इन्हीं सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। उनका कहना है कि लगातार जो है कार्रवाई सभी पर की जा रही है, नोटिस चस्पा किए जाते हैं, विधिवत पूरी कार्रवाई की जाती है, समय से पहले नोटिस दिए जाते हैं और उसके बाद ही ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष की ओर से इसको लेकर क्यों इतने आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी और चर्चा करेंगे हमारे साथ
कमलेश रमन बीजेपी से जुड़ गई हैं, आशीष सैनी कांग्रेस से जुड़ेंगे हमारे साथ, और अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले कमलेश रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। कमलेश जी, देखा जा रहा है लगातार प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण को लेकर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। प्रदेश में जहां भी अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है, उस पर जो विपक्ष है लगातार मुखर होकर ये आरोप लगाता नजर आ रहा है कि विशेष समुदाय के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। पल्लवी जी, देखिए, विपक्ष के तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करना रहा है और एक नैरेटिव सेट करने की वो कोशिश करते हैं कि हम एक विशेष वर्ग के खिलाफ शायद कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है पल्लवी जी कि अगर कोई संपत्ति सरकारी है और उस पर कोई बरसों से बैठा हो, वर्षों से वहां निवास कर रहा हो, तो इसका मतलब वो मालिक तो नहीं बन गया उस जमीन का। सरकार को अगर आवश्यकता है तो वो उस जमीन को ले सकती है, इसमें तो लिखा है। और या अगर आपने किसी से खरीदी है तो वो एविडेंस आपको दिखाने पड़ेंगे। आप अगर किसी रजिस्ट्री संपत्ति पर, तो वो दिखाने पड़ेंगे। लेकिन आप सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करके बैठे रहेंगे और वहां पर गलत कृत्यों को अंजाम देने का काम करेंगे, तो सरकार का काम है कि वहां पर शांति माहौल बनाने का वो उनका पूरा दायित्व उसे करते हैं। और हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, हम किसी के ऊपर कोई बेवजह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है पल्लवी जी कि हम यहाँ पर एक विशेष वर्ग के खिलाफ चल रहे हैं? अगर ऐसा लग रहा है तो कांग्रेस ही चिन्हित करके दे दे कि कौन सी बस्तियां या कौन सी जगह अवैध है या कौन सी वैध है, वो ही बता दे, क्योंकि उनके समय पर ही तो ये लोग बसे हैं। आज हम यहाँ पर जो लोग बसे हैं और गलत तरीके से और कहाँ से आए हैं, उनका कोई भी प्रूफ, कोई भी एविडेंस यहाँ पर नहीं मिलता है। अभी अगर हम थानों की बात करें तो अगर हम थानों में पूछताछ करते हैं तो उन लोगों का यहाँ रहने का ये नहीं पता चलता कि वो यहाँ पर कब से रह रहे हैं या वो कहाँ से आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जांच भी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये कहना बार बार की सरकार जो है केवल एक जो है एक समुदाय को टारगेट करती है और उन लोगों को पिंच करने की कोशिश कर रही है, भड़काने की कोशिश कर रही है कि आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है। क्योंकि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं पल्लवी जी, हम सारी योजनाओं पर कोई हमने नाम और धर्म तो नहीं लिखा कि हम ये योजना इसको देंगे और इसको नहीं देंगे, वो तो हम सबको एक साथ दे रहे हैं। लेकिन जो गलत काम है, जो सरकारी संपत्तियों पर अवैध तरीके से लोग बसे हैं और उनको नोटिस दिए गए हैं, एक एक बार नहीं कई कई बार, और फिर ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि कोई इस तरह की हमारी वन विभाग की संपत्ति हो या नदी नालों में हो। आज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बस्तियां बसी है, मलिन बस्तियां, आपने नदी का जो हमारा छोर था उसको नाली की तरह कर दिया, उसका जो एक स्वरूप है वो नाली की तरह हो गया। और जब बरसात आती है, बकायदा बहुत ज्यादा बहाव पानी आता है, तो उस वक्त हमारी बस्तियों को नुकसान होता है। उस समय फिर मुआवजे की बात होती है और फिर मुआवजा किस तरीके से मिले ये समझ में नहीं आता, क्योंकि नुकसान तो हुआ है जनता का, लेकिन करे कैसे? क्योंकि उनके पास ये प्रूफ नहीं होते कि वो यहाँ कब से बैठे हैं और कब आए और कब उन्होंने किससे ये जमीन खरीदी। क्योंकि आप सरकारी संपत्ति नदी नालों पर बैठे हैं, वन विभाग की जगह पर बैठे हैं, तो सरकार अगर अपनी संपत्ति को ले रही है तो कांग्रेस को ये कहना कि जी भाई ये तो खाली जो है कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा, तो मुझे लगता है ये बेईमानी सा होगा। या तो फिर कांग्रेस इस चीज को चिन्हित कर दे, वो ये बता दे कि ये वैध बस्तियां है या नहीं है, ये यहाँ पर गलत अतिक्रमण है या नहीं है। लेकिन आप खाली बयानबाजी करेंगे, आप केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। या तो आप बता दें सीधा सीधा कि भाई ये वैध है और ये अवैध है, तो उस पर सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे, केवल उन लोगों को भरमाने की कोशिश हो रही है, उन लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ज्यादातर आपके ही लोग इधर उधर जो है बस्तियों में या वन विभाग की जगह में अतिक्रमण करके बैठे हैं, तो इसलिए उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा उनका भला नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा अब जनता का विश्वास जीतने के लिए। लेकिन इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, आप भड़काने का काम करेंगे अगर सरकार बिल्कुल कमलेश जी, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की ओर से सवाल किया जा रहा है आशीष जी कि कांग्रेस को क्या आपत्ति है, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार ये कहकर कार्रवाई की जाती है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ना कि किसी विशेष समुदाय या किसी वर्ग के खिलाफ। तो लगातार क्यों तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की ओर से देखने को मिल रही है और सीधे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है विशेष समुदाय को, अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये केवल एक भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 100% नागरिकों के लिए काम करती है, उसमें सभी शहरों के सभी क्षेत्रों के लोग। भाजपा किस तरह की राजनीति करती है ये भाजपा वाले अच्छी तरह जानते हैं। वो केवल
नफरत की राजनीति करती है, कभी वो नफरत अल्पसंख्यकों के खिलाफ होती है, कभी वो नफरत दलितों और पिछड़ों के खिलाफ होती है, और कभी वो नफरत बढ़ते बढ़ते कहीं इन्हीं के गिरेबान तक पहुंच जाती है। हमने ये कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान बहुत महत्वपूर्ण है और इसे किया जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको अतिक्रमण हटाने से रोक कौन रहा है? हमने तो कोई इसके सामने अड़ने का काम कभी नहीं किया, लेकिन कहीं पर अगर ये अन्याय करने का काम करेंगे तो हम सवाल जरूर पूछते हैं, उनका जवाब इनको मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब इनकी मंशा ठीक नहीं है। जो इनके नेताओं के वक्तव्यों में निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई मुस्लिमों के खिलाफ होती है तो इनको ये तालियां पीटने का काम करते हैं, और कई कार्रवाई अगर किसी और के प्रति होती है तो तब इनकी भाव भंगिमा अलग तरह की हो जाती है। जी आशीष जी, मेरा एक सवाल था कि क्या ये जो अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है किसी भी हिंदू पक्ष के या किसी भी हिंदू समुदाय के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की गई है? क्या जो अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया जाता है उसमें लिखा जाता है कि ये सिर्फ विशेष वर्ग के खिलाफ की जाएगी? नहीं, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब ऐसा लिखा ही नहीं जाता है तो ये ऐसा मानते क्यों है? अतिक्रमणकारी केवल अतिक्रमणकारी है और उसका अतिक्रमण हटना चाहिए, एक प्रथम और अंतिम बिंदु यही है। लेकिन इसके बाद ये इसमें से एजेंडा ढूंढने लगते हैं, तो यही इनके जो अभियान है उसकी कमजोरी ये खुद भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई अभियान चले, क्योंकि जब आप धरातल पर अधिक से अधिक देखने के लिए आएंगे कि अतिक्रमणकारी, तो अतिक्रमणकारी को संबंध भाजपा से जरूर मिलता है, चाहे वो किसी और दल के हो अथवा ना हो। तो ये जो इनसे संबंध है, ये रिश्ता क्या चलाता है, ये इनको बताना चाहिए। आशीष जी, आपको नहीं लगता कि अवैध अतिक्रमण हटाने के अलावा भी और ऐसे कई मुद्दे हैं प्रदेश के ज्वलन जो विपक्ष को उठाने चाहिए? निश्चित तौर पर उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि क्यों एक विशेष वर्ग को भड़काने की कोशिश की जा रही है, जबकि सिर्फ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। क्या ये बात गलत नहीं है कि नदियों के समीप घर बना लिए जाते हैं, सरकारी भूमि पर मकान बना लिए जाते हैं, और उसके बाद कोई भी आपदा आती है, नदी जब बारिश में पूर जाती है तो उसको खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ता है, फिर उसके लिए भी गरीब वर्ग आगे आता है कि हमें मुआवजा दिया जाए। नहीं, मैं तो यही बात कह रहा हूँ, सरकारी जमीन पर, नदियों के किनारे और कहीं भी खाली पड़ी जगह पर किए गए अतिक्रमण के लिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो बिल्कुल आशीष जी, वही कार्रवाई तो ये देखने को मिल रही है। अब उसमें विशेष समुदाय की संख्या ज्यादा है तो उसमें सरकार क्या करे? नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये केवल एक नैरेटिव बनाते हैं उन्हीं जगहों पर कार्रवाई करके जहां से लगता है कि मुस्लिमों पर कार्रवाई की गई, लेकिन यहाँ अन्य लोगों पर कार्रवाई करने में मैं साफ कहूँ तो अगर हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के अतिक्रमण पर कार्रवाई की बात आएगी तो वहाँ कार्रवाई गायब क्यों हो जाती है? अतिक्रमण पे कार्रवाई हो तो 100% हो, और कहीं हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो मुख्यमंत्री जी विपक्ष को बुलाए और हमारा सहयोग दे। बिल्कुल। आशीष जी, क्या कांग्रेस की ओर से बताया जा सकता है कि ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई पक्षपात के कारण? मैं तो कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन द्वारा जो जगह चिन्हित कर दी गई, जहां पर ये डिसाइड हो गया है कि अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बड़ा माफिया इस पर बैठा हो या कोई छोटा गरीब आदमी बैठा हो, और दोनों जगहों पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दोनों जगहों पर ये कार्रवाई नहीं करते, ये अमीर लोगों की कार्रवाई को बचाने का काम करते हैं, गरीब लोगों पर कार्रवाई करते हैं। फिर गरीब लोगों पर कार्रवाई करते वक्त एक एंगल ढूंढते हैं कि उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल मिल जाए तो इनको तड़का लगाने का मौका मिलता है, जो इनकी सरकार का फेल्योर है। मैं फेल्योर मानता हूँ कि अतिक्रमण जैसी समस्या पर कार्रवाई करने के बजाय ये अपना राजनीतिक हित छोड़कर उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ये गलत तरीका इसका है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि इस पर बीजेपी की ओर से क्या जवाब सामने आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रुक करना चाहूंगी। अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस प्रकार से प्रदेश भर में कार्रवाई देखने को मिल रही है अतिक्रमण के खिलाफ, इसमें कोई संशय नहीं है कि लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, लेकिन अब इस कार्रवाई को लेकर जो है वो राजनीति शुरू हो गई है। ये जो राजनीति की जा रही है, पक्षपात किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, कहां तक सही मानते हैं आप इसको? जी अरुण जी। पल्लवी, देखिए, एक चीज बहुत साफ है, एक चीज मैं कह रहा हूं बहुत साफ है कि नदी नालों खालों के जो अतिक्रमण है वो किसकी वजह से हो रहा है? कोई अतिक्रमण कोई आज पहली बार तो हो नहीं रहा है, और स्थिति यह है कि वहां जो झोपड़ियां बनती थी पहले, उसके बाद धीरे धीरे पक्के मकान बन गए। अब आप सोचिए कि उन मकानों में रहने वालों के बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, तमाम तरह की, राशन कार्ड, तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें मिल रही है।
तो ये आखिर किसके संरक्षण में हो रहा है, और आज तक इसके खिलाफ कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप तमाम जगह देखें, और उसकी वजह से हम कहते हैं कि वो नदी नाले खाने चाल वो गंदगी भी वहां हो रही है, वो धंधे भी उन बस्तियों में हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौन है? जिन्होंने उनके वोटर कार्ड बनाए, जिन्होंने उनके आयुष्मान कार्ड बनाए, जिन्होंने उनके बिजली के कनेक्शन कराए, जिन्होंने पानी के कनेक्शन कराए। अब आप लगा लीजिए, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, ये लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है धीरे धीरे। और उत्तराखंड के अगर कई जगह देखेंगे आप, तो बिहार के लोग, ईस्टर्न यूपी के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, ये लोग लगातार, क्योंकि वहां गरीबी ज्यादा है, काम की तलाश में वो लोग निकलते हैं। उसमें किसी को दो राय नहीं है कि कौन कहां हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है, किसी को कोई परहेज भी नहीं है। लेकिन परहेज तब होता है जब राजनीति की आड़ में इन लोगों को स्थायी करने का काम किया जाता है। और मैंने आपको उदाहरण बताया कितनी तरह के कार्ड इनके बन जाते हैं। ये उत्तराखंड का राशन भी खा रहे हैं, उत्तराखंड की बिजली भी फूंक रहे हैं, उत्तराखंड का पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तराखंड के अस्पतालों में अगर आप चले जाए, जहां आयुष्मान कार्ड चलते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा अगर भीड़ है तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की है और एक खास समुदाय की है। अब आप देख लीजिए ना कि जो उत्तराखंड से सटे हुए जिले हैं, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बागपत, इनके लोग वहां से पूरा कुनबा आ जाता है इलाज कराने। कोई इस लाइन में लगा हुआ है, कोई उस लाइन में लगा हुआ है। और आखिर क्या है कि वहां इलाज किसका होना चाहिए? उत्तराखंड के लोगों का प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। वो क्या रहा है कि इसकी वजह से उत्तराखंड के 3 प्रमुख प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, 3 प्रमुख प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हिमालयन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, गुरु रामराव मेडिकल साइंस, ग्राफिक मेडिकल साइंस, इन 3 इंस्टीट्यूट ने उत्तर प्रदेश के आयुष्मान कार्ड को एंटरटेन करना बंद कर दिया है। क्योंकि एक तो उसकी वजह से स्थानीय लोगों को इलाज नहीं मिल पाता था, दूसरी चीज उत्तर प्रदेश से उनके बिल क्लियर होने में बहुत खासा विलंब होता था, तो उससे अस्पताल को नुकसान होता था। तो ये भी एक तरह का अतिक्रमण है कि जो सुविधा उत्तराखंड के लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो उत्तर प्रदेश के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। अब आप देखिए, इसी तरह मैंने आपको बताया बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी, उड़ीसा, इन्हीं के लोग आपको ज्यादातर नदी नाले खाले चालों में अवैध अतिक्रमण करते हुए मिलेंगे। अब हम उसमें समुदाय की बात ना करें, सीधे ये बात करें कि जो भी अतिक्रमण कर रहा है वो दोषी है, और जिसमें उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन कराए हैं, वो भी उतना ही दोषी है जितना अतिक्रमण करने वाला। अगर उन लोगों की जिलों की सिफारिश से उनके ये कार्ड बने, अगर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, तो निश्चित तौर पर ये जो राजनीतिक संरक्षण देने का काम है ये बंद हो जाएगा, और इसी को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल अरुण जी, कह सकते हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए आपकी बातों से तो ये जो अस्मिता की राजनीति के चलते ये काम हो रहा है। बिल्कुल, आपकी बातों को देखा जाए तो कुल मिलाकर जो उत्तराखंड की अस्मिता बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है, मुद्दा कोई भी हो, लगातार जो उत्तराखंड वासी हैं वो ही सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक के चलते और मतदाता की जो राजनीति है उसके चलते लोगों को आश्वस्त कर दिया जाता है और उसका फायदा उठाया जाता है, और उसके बाद ये लगातार कार्रवाई देखने को मिलती है जो कि बाद में राजनीति का कारण बनती है। कई मुद्दे हैं, एक और ज्वलंत मुद्दा है लगातार प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उसे उत्तराखंड की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। वेज बिरयानी का मुद्दा है। कमलेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, नाम में क्या रखा है? किसी ने कहा है, लेकिन अब नाम के पीछे ही राजनीति होती हुई नजर आ रही है। वेज बिरयानी की जो लड़ाई देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, इस पर मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। पल्लवी जी, नाम में ही बहुत कुछ छुपा है, और नाम से ही पता लगता है कि कौन कहाँ से है और कौन कितना सनातन को मानने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि हरिद्वार हमारी देवों की भूमि है। अगर वहां पर या कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये स्पष्ट हो जाए कि ये नॉन वेज है, ये वेज है,
तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। सतपाल महाराज हिंदुओं का की नाम भूमि सुने है, के हर तो तरीके से चांदलाल श्रद्धालु बताइए। वहां पर पहुंचता है। मुझे लगता है कि अगर आज हमारे सतपाल साधु महाराज संत का ये नाम कह रहे सुनने के हैं बाद एक कि क्या अनुमान हमारी लगा रहे हैं, ये बता वेज दीजिए। बिरयानी की जगह पुलाव रखा जाएगा, वेज पुलाव रखा जाए, तो इसमें बुराई तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी है नहीं। कोई अगर बुराई हो तो कोई बता दे नहीं इसमें, नहीं, कोई लेकिन बुराई ये नहीं है, स्पष्ट लेकिन ये बताइए यदि वेज पुलाव रख दिया जाएगा तो क्या इससे उत्तराखंड की अस्मिता बच जाएगी? मैं आपको कुछ मुद्दे बताती हूँ। नहीं, नहीं, अलकनंदा बात है भागीरथी अस्मिता में नहीं है पल्लवी जो जी। नदियां हैं उनकी इतनी बदतर स्थिति हो रही है, श्रद्धालु जाते हैं वहां पर, चीजें विसर्जित करते हैं, नुकसान हो रहा है नदियों को, हमारी जो धरोहरें हैं उनको नुकसान हो रहा है। लोग वहां पर तीर्थाटन के लिए जाते हैं, बियर की बोतलें सड़कों पर दिखती हैं, लोग हुड़दंग मचाते नजर आते हैं और लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना दिया है उत्तराखंड देवभूमि को। ऐसे कई मुद्दे हैं और इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था देखी जाए तो वो भी काफी लचर नजर आती है जब एक साथ कई क्षेत्रों के लोग वहां पहुंच जाते हैं। आपको नहीं लगता यदि इन मुद्दों पर ज्यादा प्रकाश डाला जाए तो संभव होगा उत्तराखंड की अस्मिता बचाना? बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और हमारा शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हमेशा यही संकल्प रहा है कि जो हमारे धार्मिक स्थल है वहां पर गंदगी ना हो, वहां पर इस तरीके से पिकनिक मनाने के लिए ना आए, क्योंकि हमारा ये आस्था का मंदिर है और जो हमारा श्रद्धालु यहाँ पर आता है, आस्था लेकर आता है, तो वो यहाँ पर गंदगी ना मचाए। और गंदगी मचा करके जो कौन लोग गंदगी मचाते हैं, जो पिकनिक के तौर पर यहाँ पहुंचते हैं, जो यहाँ पर केवल अपनी मौज मस्ती के लिए, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। हमने काल भी चलाया था, इसीलिए चलाया था कि जो इस तरीके के लोग हैं जो हमारे धार्मिक स्थलों को गंदा करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आना चाहिए। हमारी नदियां या हमारी गंगा मैया को साफ रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक उस जनमानस की है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आता है, जो यात्री यहाँ पर आता है और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो हमारा जनप्रतिनिधि है, वो इन सारे कामों को करता भी है। क्योंकि जो हमारे घाट हैं वहां पर अगर साफ सफाई होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा श्रद्धालु वहां पर पहुंचेगा, अपना स्नान करेगा और अपने भगवान के दर्शन करने का काम करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ये आप भी बता रहे हैं, मैं अरुण जी की बात से भी बहुत कई तरीके से सहमत हूं, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। लेकिन हम अगर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए इस तरह के कानून लाते हैं या हम कानूनी प्रक्रिया का काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी कमलेश जी, अब चाहिए। देखने ये वाली हमारा बात होगी कर्तव्य क्योंकि बनता है। हम किसी की छोटी मानसिकता और लापरवाही को परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितना सार्थक साबित होते हैं। और ये जो राजनीति देखने को मिल रही है, राजनीति के इतर यदि उत्तराखंड की अस्मिता को वाकई बचाने के प्रयास किए जाए तो उत्तराखंड के हित में कोई निर्णय हमें देखने को मिलेगा जल्दी आगामी समय में। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है राजनीति देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है कि केवल जो इस्लामिक ढांचे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, अन्य धार्मिक ढांचों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कहीं नाम को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सबको एक नाम दिया जा रहा है कि उत्तराखंड की अस्मिता खतरे में है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो सार्थक साबित होते हैं आगामी समय में। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार देखते रहिए अनारी टीवी। नमस्कार।